ओके, तो आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। तो 1900 से पहले आपकी जितनी फिज़िक्स हम लोग जानते थे उसे हम क्लासिकल फिज़िक्स बोलते हैं। तो क्लासिकल फिज़िक्स के 3 मेन पार्ट्स थे। पहला क्लासिकल मैकेनिक्स, जो कि ऑब्जेक्ट्स के मोशन को स्टडी करता था या एक्सप्लेन करता था। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो आपके पार्टिकल्स और वेव्स को स्टडी करने का एक फ्रेमवर्क था। एंड तीसरा आपका थर्मोडायनेमिक्स, जो पार्टिकल्स कैसे एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं उसे स्टडी करता था। अब अगर आप साइंटिस्ट की बात करो जो क्लासिकल फिजिक्स को पढ़ते थे एट 1900s के अराउंड, तो वो ये समझते थे कि यही अल्टीमेट ट्रूथ है, यही मोक्ष है। बट दैट वाज नॉट द केस। अब प्रॉब्लम यहाँ पर आई जब क्लासिकल फिजिक्स कुछ फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो इसमें अगर आप मेन फोकस रखोगे तो आपके पास सिर्फ 2 ही फिनोमेना ऐसी हैं जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। पहली रिलेटिविस्टिक फिनोमेना एंड दूसरी माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना। तो रिलेटिविस्टिक फिनोमेना क्या होता है? जब आप एक रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी अटेन करते हैं, इसका मतलब ये होगा जब आपकी स्पीड क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट होने वाली होती है, तब की फिजिक्स आपकी नॉर्मल फिजिक्स से बहुत अलग होती है। लाइक इट इज नॉट द फिजिक्स दैट यू वुड एक्सपेक्ट इट टू बी। क्लासिकल फिजिक्स तो बिल्कुल भी नहीं होती है। देन दूसरी फिनोमेना आती है माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना। माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना में आती है आपकी ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एटॉमिक स्टेबिलिटी, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मच मोर देन दैट। आपके क्लासिकल फिजिक्स इनमें से किसी को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। एंड एट दैट पॉइंट साइंटिस्ट स्टार्ट टू काइंड ऑफ गैस कि अब हमें कोई एक नया फ्रेमवर्क चाहिए होगा जो इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाए। तो 1900 में सबसे पहला अटेम्प्ट किया था मैक्स प्लैंक ने, और इन्होंने एक्सप्लेन किया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन को। तो मैक्स प्लैंक ने एक काइंड ऑफ हाइपोथेसिस बनाई कि आपकी जो ब्लैक बॉडी है, it kind of emits or absorbs energy in kind of quanta of energy। quanta of energy के कहने का मतलब ये होता है कि आपकी जो एनर्जी है it is not continuous, it is quantized। और उन्होंने कहा कि आपका जो क्वांटा है इसकी एनर्जी h न्यू के इक्विवेलेंट होती है। तो यहाँ पर न्यू आपकी लाइट की फ्रीक्वेंसी है और h आपका प्लांक्स कांस्टेंट है। ठीक है, तो आपकी जो एनर्जी होगी इसके इंटीजर मल्टीपल में भी ही होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप 1.5 एच न्यू आप एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हो या फिर 1.3 एनर्जी एब्जॉर्ब की। इट हैज़ टू बी एच न्यू, 2 एच न्यू, 3 एच न्यू और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, मैक्स प्लैंक की ये एक्सप्लेनेशन ब्लैक बॉडी रेडिएशन को कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर पाई और इस हाइपोथेसिस ने वर्ल्ड वॉर ऑफ फिजिक्स छेड़ दिया उस टाइम पर। अब इसके बाद आइंस्टाइन ने इन 1905 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर दिया इस क्वांटा ऑफ एनर्जी कंसेप्ट्स को यूज करके। उन्होंने ये कहा कि जब लाइट वेव है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इसकी जो एनर्जी है इट हैज़ टू बी क्वांटाइज्ड एज वेल। ठीक है, तो जब लाइट आप किसी सरफेस पर डालते हो देन आपका जो सरफेस है वो भी इसे एच न्यू के इंटीजर मल्टीपल में ही एब्जॉर्ब करेगा। और ऑन द बेसिस ऑफ दिस हाइपोथेसिस उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर दिया एंड ही एक्चुअली गॉट द नोबेल प्राइज फॉर इट। क्योंकि 1911 के बाद इट वाज रदरफोर्ड, उन्होंने कहा कि आपके जो एटम होते हैं उसके सेंटर पे एक हाईली डेंस्ड न्यूक्ली होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो इसके बाद ये सवाल आ गया कि जब आपका न्यूक्ली पॉजिटिवली चार्ज सेंटर पे है और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड गोल गोल घूमते हैं, देन हाउ द एटम इज स्टेबल, दैट वाज द प्राइमरी क्वेश्चन। तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए नील्स बोर ने कहा इन 1913 कि आपका जो एटम होता है इट हैज़ टू बी इन डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट। अब डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर भी आपकी एनर्जी कंटिन्यूस नहीं होती है, इट हैज़ टू बी डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स। इसका मतलब आपका एनर्जी कुछ एच न्यू होगी, 2 एच न्यू होगी या 3 एच न्यू होगी, समथिंग लाइक दैट, नॉट एग्जैक्टली एच न्यू, इट हैज़ टू बी समथिंग एल्स।
ओके, सो जब नील्स बोर ने ये एक्सप्लेन किया यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, दैट वाज अ ब्रेक थ्रू। नील्स बोर ऑल्सो एडेड कि जो आपकी एटम्स एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, एमिट करते हैं, वो भी एच न्यू के मल्टीपल में होती है, and it could actually explain stability of atom and atomic spectroscopy। स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब कुछ एटम्स कुछ वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इन्हीं एग्जैक्ट वेवलेंथ्स को रिलीज करते हैं, दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। वील स्टडी स्पेक्ट्रोस्कोपी एज वेल इन कमिंग वीडियोस। अब आते हैं हमारे कॉम्पटन इन 1923। अब 1923 में कॉम्पटन ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जब उन्होंने एक्सरेज को इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्ट करवाया और उन्होंने पता लगाया कि जो एक्सरेज होती हैं, सो एक्सरेज आर द पार्टिकल हैविंग अ मोमेंटम ऑफ h न्यू बाय c, या फिर h अपॉन लैम्डा। लैम्डा इज देयर वेवलेंथ, या फिर आप न्यू लगाओ तो न्यू इज देयर फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज। अब क्लासिकल फिजिक्स के लिए इतना ही काफ़ी नहीं था, तो हमारे 1923 में हमारे डी ब्रॉगली भाई साहब आ गए। उन्होंने कहा कि आपकी जो लाइट है ये, या फिर आपके जो वेव्स हैं, ये ही पार्टिकल नेचर शो नहीं करती, बट आपके पार्टिकल्स भी वेव नेचर शो करते हैं। सो इसका मतलब ये हो गया आपके पार्टिकल और वेव्स आर नॉट टू सेपरेट क्वांटिटीज, दे आर सेम क्वांटिटीज, लाइक बोथ मैटर एंड वेव्स काइंड ऑफ शो डुअल नेचर। तो यही हम लोग डी ब्रॉगली का डुअल नेचर ऑफ मैटर या वेव्स बोल सकते हैं, और इसे एक्सप्लेन किया 1927 में हमारे जर्मर और डेविसन ने। तो इतना प्रूफ काफ़ी था कि क्वांटम जो थ्योरी है, इट वाज थ्योरी बाय बैक देन, जो थ्योरी है इट कैन एक्चुअली एक्सप्लेन द फिनोमेना विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है, तो इसके बाद अब एक स्टैंडर्ड काइंड ऑफ हमें फ्रेमवर्क होना चाहिए था। तो इसके लिए हमारी हेल्प की दो बहुत ही बेस्ट फिजिसिस्ट ने, जो कि मेरे फेवरेट हैं। पहले हाइजेनबर्ग एंड देन सेकंड श्रोडिंगर। तो हाइजेनबर्ग ने सबसे पहले टेक्निकली आपके जो क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स इज टू काइंड ऑफ फ्रेमवर्क्स। ठीक है, ये टू काइंड ऑफ फ्रेमवर्क्स को जोड़ के बना हुआ है। तो पहला फ्रेमवर्क इसमें मैट्रिक्स मैकेनिक्स है और दूसरा फ्रेमवर्क इसमें है वेव मैकेनिक्स। तो मैट्रिक्स मैकेनिक्स आपकी दी थी हाइजेनबर्ग ने और वेव मैकेनिक्स दी थी आपकी श्रोडिंगर ने। तो हाइजेनबर्ग ने आपके काइंड ऑफ हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स, या फिर आपके जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं जो हम देखते हैं, आपका पोजीशन ऑपरेटर हो गया, आपका मोमेंटम ऑपरेटर हो गया, आपका एनर्जी ऑपरेटर हो गया, इन सारे ऑपरेटर्स को एक मैट्रिक्स फॉर्म में लेके आ गए थे। एंड देन जब इन्होंने उसे मैट्रिक्स को सॉल्व किया था, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स निकाले थे, तो इन्हें डिस्क्रीट आइगन वैल्यूज यानी कि डिस्क्रीट क्वांटम वैल्यूज ऑफ से आपकी एनर्जी की मिली। तो आपको क्या मिल गया, आपका एनर्जी स्पेक्ट्रम मिल गया। एंड आप जब मोमेंटम सॉल्व करोगे तो आपके पार्टिकल का जो डिस्क्रीट मोमेंटम होगा वो इन्हें मिल गया। उसके बाद वो मोमेंटम किस स्टेट में होगा उन्होंने आइगन वेक्टर्स को भी कैलकुलेट कर लिया। So matrix mechanics was pretty much very successful in explaining the energy of atoms. So इसके बाद आते हैं हम लोग श्रोडिंगर के वेव इक्वेशंस पे। So श्रोडिंगर की जो वेव इक्वेशन थी that was the part of wave mechanics। तो इसमें हम लोगों के पास एक श्रोडिंगर इक्वेशन आ जाती है जो आप लोग ने देखी होगी, एक -h² साई प्लस वी साई इक्वल्स ई साई, ऐसे करके आपकी इक्वेशन आ जाती है। तो ये इक्वेशन, दिस इक्वेशन वाज एक्चुअली गिवन बाय श्रोडिंगर। अब इन्होंने ये, अब आप श्रोडिंगर इक्वेशन को यूज़ करके आप पार्टिकल की एनर्जी भी निकाल सकते हो और पार्टिकल किस स्टेट में है ये भी निकाल सकते हो, इसका मतलब साई आप निकाल सकते हो। बट आफ्टर वेव मैकेनिक्स देयर वाज अ प्रॉब्लम। कोई भी ये नहीं समझता था कि आपके साई की का मतलब क्या है, व्हाट दिस साई इज। ठीक है, तो ऐसे एक्सप्लेन किया था हमारे मैक्स बॉर्न ने। तो मैक्स बॉर्न ने ये कहा कि आपका जो साई है इट हैज़ नथिंग इन पर्टिकुलर, बट अगर आप साई कॉम्प्लेक्स साई, actually you are kind of multiplying them, and if you kind of integrate them, so technically you are
काइंड ऑफ फाइंडिंग आउट द प्रोबेबिलिटी। तो इन्होंने जो आप निकाल के लेके आए दैट वाज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है। सो दैट वाज अ वेरी बिग अकॉम्प्लिशमेंट फॉर वेव मैकेनिक्स। और बाद में ये देखा गया जो हम मैट्रिक्स मैकेनिक्स में लेते हैं या फिर मैट्रिक्स मैकेनिक्स जो आउटपुट देती है हमें और जो वेव मैकेनिक्स श्रोडिंगर की आउटपुट देती है, दोज आर इक्विवेलेंट। इसका मतलब जो वेव मैकेनिक्स है और जो मैट्रिक्स मैकेनिक्स है वो आपके सेम हैं, कोई दो डिफरेंट चीज़ें नहीं हैं, वो सेम ही हैं। तो इसे कंबाइन करने के लिए हमारे पॉल डिराक ने क्या किया, एक नया नोटेशन दिया क्वांटम मैकेनिक्स को सिंप्लीफाई करने के लिए, जिसे हम लोग डिराक नोटेशन बोलते हैं, जिसमें हम लोग डिफरेंट वेक्टर्स को फिर स्टेट्स को ब्रा एंड कीट में शो करते हैं। ओके, सो आगे चल के पॉल डिराक ने ही रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को भी रिकंसाइल किया था। और उन्हें रिकंसाइल करने के बाद इन्होंने ये कहा था कि एंटी मैटर एग्जिस्ट करेगा। लाइक देयर वाज इक्वेशन जिसे डिराक इक्वेशन बोलते हैं। तो दैट इक्वेशन काइंड ऑफ प्रेडिक्टेड कि एंटी मैटर या फिर एंटी पार्टिकल विल एग्जिस्ट। तो उसके 4 साल के बाद इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल दैट इज पॉजिट्रॉन वाज डिस्कवर्ड। सो दैट वाज अ वेरी बिग अकॉम्प्लिशमेंट फॉर पॉल डिराक एंड द थ्योरी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। So hey everyone, so this was all for this video. I hope you did enjoy the origin of quantum mechanics, and if you did, then please do hit that subscribe button. So I hope to see you in the next one.